नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। रायपुर में घोषणा पत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सभी विधानसभाओं में हमने आम सभा की जनता से मुलाकात कर इसकी राय जानी और उसी के आधार पर कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाया गया। हमने जो जो गारंटी दिया वो हम पूरा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की गारंटी पर पूरा भरोसा है, वहीं भाजपा की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। पहले भी उन्होंने सभी को ठगने का काम किया है। नारायणपुर में भाजपा जिलाध्यक्ष की हत्या और नक्सलियों से सांठगांठ के आरोपों पर सीएम ने कहा कि पहले भी कहा था कि निया के जांच पर लीजिए। भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन उनको सिर्फ राजनीति करना है। इसके अलावा भी सीएम बघेल ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। वो 5वां कुंभ भी शुरू किए थे। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 ही कुंभ का उल्लेख है, 5वां कुंभ कर। दीपावली एक ही होता है। खुशी मनाने का तो रोज खुशी मना सकते हैं, लेकिन दीपावली तो केवल एक ही है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। आप 3 दिवाली मनाएंगे, मतलब आप शास्त्र से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। जो परंपरा है उसमें आप नहीं, लेकिन ये है कि ये मानसिक दिवालियापन है। ये दिवाली नहीं मनाएंगे, ये दिवालियापन है। ये छत्तीसगढ़ के लोगों को कुछ नहीं किए, पूरा केवल एक आदमी टारगेट है, भूपेश बघेल को गाली दो। वो बूथ के उसके कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक एक सूत्री कार्यक्रम, भूपेश बघेल को गाली दो। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए जाने पर कहा कि भूपेश बघेल को मिलने वाले अपराध से अर्जित इस धन के तार कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान से भी जुड़े हो सकते हैं। अगर कांग्रेस नेतृत्व में शर्म बाकी हो तो उसे मुख्यमंत्री बघेल से तुरंत इस्तीफा दिलवाना चाहिए। साथ ही श्री अग्रवाल ने कहा कि अपराध से अर्जित पैसे का उपयोग चुनाव में करने का पाप प्रदेश कांग्रेस और उसकी भूपेश सरकार कर रही है। इस पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेकर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। श्री अग्रवाल ने प्रश्न किया कि क्या चुनाव आयोग इस मामले में कांग्रेस को चुनावी प्रक्रिया से अलग करेगा। जो वीडियो क्लिपिंग है उसमें जो सोनी है, जो इस महादेव वेब सट्टा कंपनी का 3 नंबर का अधिकारी है, वो असीम दास को वॉइस मैसेज भेजकर कहता है कि असीम तुम जाओ छत्तीसगढ़, वहां से भयंकर फोन आ रहे हैं, चुनाव का समय है, पैसा देना जरूरी है, अगर हम पैसा नहीं देंगे तो हमारा काम बंद हो सकता है। जाओ बघेल जी से बात कर लो, वो क्या कहते हैं उसको सुनकर आओ। और ये पैसा 15 करोड़ 15.5 करोड़ बैंक में है, उसको धीरे धीरे कर उनको दो। रायपुर सर्व आदिवासी समाज के संगठन नई क्षत्रिय दल हमर राज पार्टी के संयोजक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद नेताम ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाया। ईडी द्वारा कुल रकम 508 करोड़ रुपए की जब्ती कार्यवाही पर सीएम के बयानों को नैतिकता के विरुद्ध राजनीति करार दिया। उन्होंने लक्ष्मीनगर स्थित पार्टी के चुनाव कार्यालय में आयोजित पत्र वार्ता में कहा कि ईडी एक जांच संस्था है, वह अपना काम कर रही है, लेकिन ईडी के जांच के दौरान जब्ती रकम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगे गंभीर आरोप पर निगेटिव जवाब देना राजनीतिक नैतिकता के विरुद्ध है। इसके लिए तो कांग्रेस आलाकमान को सीएम से इस्तीफा लेना चाहिए। साथ ही अरविंद नेताम ने कहा कि ईडी की कार्यवाही से स्पष्ट है कि कहीं न कहीं उन्हें भ्रष्टाचार का आभास है, तभी कार्यवाही हो रही है। यदि ईडी द्वारा जब्ती रकम को लेकर लगे आरोप झूठे हैं तो सीएम भूपेश बघेल कोर्ट जाएं या जांच की मांग करें। उन्होंने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम घोषित किए जाने के साथ कांग्रेस के निर्णय पर कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि चुनाव से पहले ही उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भाजपा के मैनिफेस्टो पर कहा गया कि भाजपा के 15 साल हम सबने देखा है। हमारी राज पार्टी का एजेंडा उससे भी ज्यादा सर्वांगीण विकास वाली और जनहितैषी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार हत्या की घटनाएं जारी हैं। आज फिर नारायणपुर में भाजपा नेता रतन दुबे की निर्मम हत्या हुई। जानकारी के अनुसार रतन दुबे विधानसभा चुनाव प्रचार करने गए थे। क्षेत्र के गांव धौड़ाई में मंच से भाषण दे रहे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। मौके पर उसकी जान चली गई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सोशल मीडिया के माध्यम से शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि सिंहासन के संरक्षण में जारी राजनीतिक हत्याओं के क्रम में भाजपा के एक और सिपाही का बलिदान देना पड़ा। नारायणपुर कार्यकारी अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य श्री रतन दुबे जी की कार्यता पूर्ण हत्या की गई है। इस घटना की मैं निंदा करता हूं। ये सरकार सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को चिन्हित करके हत्या करवाने का काम कर रही है।
प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर पा रही है और आज जिस तरह से लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने वाली ये भूपेश बघेल की सरकार अब जाने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं करती है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। मैं अपने जिले के उपाध्यक्ष रतन दुबे जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं। विधानसभा चुनाव में अब गिनती के कुछ दिन बाकी हैं और ऐसे में लोकतंत्र के इस महापर्व में महासमुंद जिला के खल्लारी विधानसभा के ग्राम कोलदा के ग्रामीण ग्रहण लगाने पर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि बाग बाहरा के ग्राम पंचायत कन्हारीपुरी के आश्रित ग्राम कोलदा के ग्रामीणों द्वारा गांव के बाहर बोर्ड लगाकर चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर महासमुंद, एसडीएम बाग बाहरा और थाना खल्लारी को 31 अक्टूबर को ही अवगत करा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि इस गांव के सुध लेने नहीं पहुंचा है। बता दें कि ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत कन्हारीपुरी से अलग कर आश्रित ग्राम कोलदा को अलग कर किसी भी अन्य पंचायत में सम्मिलित कर दिया जाए जिनकी दूरी कोलदा के कम हो, जिसकी वजह से ग्रामीणों को किसी भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। नई मुंबई के पुलिस विभाग की तरफ से जलोश कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम महिला और पुरुष पुलिसकर्मी ने अपनी कला को प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने पुलिसकर्मियों के इस प्रदर्शन की जमकर सराहना की। इस दौरान कई मौके ऐसे आए कि कलाकार के साथ दर्शक दीर्घा में बैठे लोग भी नाचते नजर आए। लोगों ने जमकर पुलिसकर्मियों के साथ संगीत और अन्य कलाओं का आनंद उठाया। वहीं इस कार्यक्रम में दिग्गज मराठी अभिनेता स्वप्निल जोशी ने शामिल होकर लोगों को अधिक जोश भरने का काम किया। वहीं नई मुंबई पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंभे ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर काफी तनाव होता है, जिसे कम करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 100 से अधिक पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लोगों ने हिस्सा लिया था। जल्लोष 2023 ये नवी मुंबई पुलिस कर्मचारियों और उनके फैमिली के द्वारा प्रस्तुत ये एक पूरा शो था। करीब 3.5 घंटे का परफॉर्मेंसेस, अलग अलग परफॉर्मेंसेस थे, जिसमें गाने, डांसिंग, कोरियोग्राफी और बाकी कई प्रकार के एक्ट्स इसमें किए गए। जो नवी मुंबई पुलिस कर्मचारी और उनके फैमिलीज हैं, उनकी कला गुणों को विशेष तरीके से डेवलप करने के लिए और पॉलिश करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम एक शुरुआत है और ऐसे ही अनेक कार्यक्रम नवी मुंबई पुलिस द्वारा इसके आगे भी आयोजित। सेहत विभाग की टीम द्वारा आज मजाठी रोड बाईपास पर मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया और सैंपलिंग भी की गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सेहत विभाग के अफसर ने बताया कि दुकान के अंदर गंदगी का बेशुमार थी और चालान भी काटा गया। जब दुकान मालिक से बातचीत की गई तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि यहाँ गंदगी इतनी थी तो क्या लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा। उसने सब गलती अपनी मानी है और आखिर में यही कहा कि सफाई का इंतजाम 2-3 घंटे में हो जाएगा। बाकी जो भी ये अफसर कहेंगे हम उनकी नियमों का पालन करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां बघेल सरकार में हुए महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल पर झारखंड प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश महामंत्री डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि भाजपा शुरू से कहती आई है कि महादेव बेटिंग ऐप स्कैंडल को बघेल सरकार का संरक्षण और समर्थन प्राप्त था। यही कारण था कि इसकी आज तक जांच नहीं हुई। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि ईडी की जांच से यह खुलासा हो गया है कि कांग्रेस की बघेल सरकार का साइड बिजनेस ही बेटिंग था। देखिए, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास को बेटिंग पर डाल दिया। ऊंट को खरीदने के लिए अवैध राशि का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस का लोकतंत्र को कलंकित करने का पुराना इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में भूपेश बघेल के खिलाफ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। ईडी जांच में यह बात सामने आई कि बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स ने भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए के भुगतान किए हैं। ईडी ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्च के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने के लिए खास तौर पर संयुक्त अरब अमीरात से भेजे गए एक कैश कुरियर असीम दास को डिटेन किया है। बता दें कि ईडी ने असीम दास की कार और आवास से 5.39 करोड़ रुपए की नगद राशि बरामद की। इस संबंध में गिरफ्तार असीम दास ने स्वीकार किया कि जब्त की गई राशि महादेव ऐप के प्रमोटर्स के द्वारा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव खर्चों के लिए एक राजनेता बघेल को देने की व्यवस्था की गई थी।
नमामि गंगे योजना के तहत गंगा उत्सव 2023 के तहत आज बोकारो हवाई अड्डे से गंगा नदी तक गंगा रन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नदी और जलाशयों को स्वच्छ रखना है ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके। इस मौके पर गंगा नदी पहुंचकर सभी अधिकारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता संदेश देने का काम किया। बता दें कि अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि लोग अपने अगल बगल के नदी जलाशयों को स्वच्छ रखें ताकि सभी लोग स्वस्थ रह सकें। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत गंगा रन का आयोजन किया गया। ये 1 किलोमीटर रन से हम लोग पूरे बोकारो जिले में खास करके चिरास नगर निगम जहाँ पे गंगा नदी है और यहाँ पे दामोदर नदी भी है, तो उसमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने जलाशयों को स्वच्छ रखें। खास करके आपके नदी नाले तालाब जो है, हम लोग एज अ सोसाइटी हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहें। तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम लोग स्वच्छ रखें अपने अपने तरीके से। अगर हर व्यक्ति जो है अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा इसमें, मुझे लगता है कि हम लोग स्वच्छ कर पाएंगे सारी रिवर्स को। और आने वाले समय के अंदर छठ पूजा का आयोजन भी यहाँ होना है, उसके तहत भी इसकी साफ सफाई अच्छे से हो, इसके अंदर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा करें और अपना शामिल यही मैसेज हम लोग देना है। बोकारो के चंदन कियारी प्रखंड के सियालजोरी थाना क्षेत्र स्थित इलेक्टोरियल स्टील वेदांता कंपनी को 455 एकड़ फास्ट्रेट लैंड के बदले फास्ट्रेट विभाग को देने होंगे 2400 एकड़ जमीन, यानी कि फास्ट्रेट के जमीन के बदले 5 गुना जमीन देने पड़ेंगे। उक्त बातें बोकारो के जिला फास्ट्रेट अधिकारी रजनीश कुमार ने कहा। उन्होंने कहा कि जब कंपनी फैक्ट्री लगा रही थी तो उस समय फास्ट्रेट लैंड को भी अधिग्रहित करते हुए इस पर फैक्ट्री को स्थापित कर दिया गया था। ऐसे में फास्ट्रेट विभाग के द्वारा बार बार नोटिस भेजा गया और मामला न्यायालय में चला गया। देखिए, लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार फॉरेस्ट विभाग को न्यायालय से जीत मिली और फॉरेस्ट का जमीन का रास्ता साफ हो गया। उन्होंने कहा कि बोकारो जिले में जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसको जल्द ही खाली कराया जाएगा। वहीं कंपनी के द्वारा जो फॉरेस्ट की जमीन अधिग्रहित की गई है उसको जमीन के बदले 5 गुना जमीन फॉरेस्ट विभाग को देना होगा। साथ ही ऐसे लोग जो फॉरेस्ट की जमीन पर बैठे हुए हैं उसे खाली करना होगा। बताते चले कि कंपनी के पास करीब 2200 एकड़ जमीन है और वेदांता कंपनी के द्वारा साल 2018 में स्टील प्लांट को खरीदा गया था। बोकारो के फॉरेस्ट पदाधिकारी ने कहा कि फॉरेस्ट की जमीन जहां जहां भी है फॉरेस्ट विभाग के द्वारा वैसे जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है। फोर्सफुल तरीके से, बहुत ही अवैध तरीके से जो हरी भरी जंगल की भूमि थी उसको जमींदोज करके वहां पर फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। उसमें सिर्फ अन्य इन्वायरमेंटल लॉज नहीं, फॉरेस्ट के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, उनका वायलेशन किया गया था। उसी वायलेशन में जो वन विभाग द्वारा बात दायर किया गया था, उस बात को क्वैश करवाने के लिए जिस केस में आप नाम देख सकते हैं, श्री पीपी पाठक एंड श्री उमंग केजरीवाल, ये लोग माननीय उच्च न्यायालय की तरफ गए थे। माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जजमेंट आ गया है, उनका केस क्वैश नहीं किया गया है। तो यह एक मैसेज है कि जो भी वन भूमि का अतिक्रमण करते हैं, आज न कल उनको लॉ फेस करना पड़ेगा, आज न कल उनको न्याय आएगा। तो यह एक मैसेज है कि कोई भी वन भूमि को अतिक्रमित ना करे। बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी वंजना सेजवालकर ने बेरमो अनुमंडल के बेरमो और बीटीपीएस थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। बता दें कि जांच के दौरान 10 बड़े वाहनों को भी जिला परिवहन पदाधिकारी ने पकड़ा। इन गाड़ियों में ओवरलोडिंग, ओवर हाइट और कागजों में गड़बड़ी पाई गई है। साथ ही साथ हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस सहित भी कई जांच छोटी गाड़ियों में भी की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि बेरमो अनुमंडल में ओवरलोड गाड़ियों का परिचालन नियम के विरुद्ध हो रहा है, जो आज पकड़ में आई है। आगे से अगर ओवरलोड, ओवर हाइट और बिना कागजात के गाड़ी चलाते पाए जाएंगे तो निरंतर ये कार्यवाही चलती रहेगी। बेरमो और बीटीपीएस थाना क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई। जांच क्रम में हमने करीब 10 बड़े वाहनों में त्रुटियां पाई हैं। ओवरलोडिंग है, पेपर भी खराब है इन लोगों का और ओवर हाइट का फाइन किया गया है। साथ ही साथ कम से कम 30 से 35 या उससे ज़्यादा ही हम लोगों ने छोटे वाहनों की भी जांच की, जिसमें हेलमेट और सीट बेल्ट के बिना भी लोग जा रहे हैं। कई लोगों का लाइसेंस भी नहीं है, कई कम एज के भी लोग जा रहे हैं।
ऐसे सभी लोगों पे हम लोगों ने फाइन इम्पोज किया है। करीब आज 3 से 3.5 लाख रुपए के बीच का फाइन इम्पोज किया गया है और ये जांच क्रम लगातार चलता रहे। लोहरदगा पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव का पलामू से गिरफ्तार कर भेजा जेल। बता दें कि एसपी हरीश बिन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पेशरार थाना क्षेत्र में हाई लेवल ब्रिज निर्माण कर रहे थे। प्राइवेट कंपनी राइट वे कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के संवेदक से 10 लाख रुपए की लेवी मांगी गई थी। यह लेवी प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के जोनल कमांडर प्रभात जी और विकास जी के कहने पर मांगी गई थी। वहीं आवेदन मिलते ही पुलिस ने कार्यवाही की है। लोहरदगा एसपी के निर्देश पर पेशरार थाना में मामला दर्ज कर कार्यवाही करते हुए पेशरार थाना प्रभारी अख्तर अली के नेतृत्व में टीम का गठन कर आरोपी नक्सली का मोबाइल ट्रेस कर पलामू से गिरफ्तारी की गई। टीपीसी नक्सली कुलेश्वर कुमार यादव उर्फ डिटोल यादव संवेदकों से लेवी मांगने का कार्य को अंजाम देता था। पलामू जिले में एक रेड कराया गया। रात में पलामू में जहां रेड हुआ वहां पर जो व्यक्ति धमकी दे रहा था उस व्यक्ति को पकड़ा गया और जिस नंबर से धमकी दी जा रही थी, कई नंबर वो बदल बदल कर धमकी दे रहा था, वो सारे नंबर्स और जिस मोबाइल फोन का प्रयोग किया गया था वो मोबाइल फोन भी मिला। उसके बाद उनको अरेस्ट कर विधिवत यहाँ लाया गया, उनसे पूछताछ की गई तो अपने कन्फेशन में पूछताछ में उन्होंने बताया है ये सारी घटना जो है वो टीपीसी कमांडर्स के कहने पर ही कर रहे थे, उनके नाम पर लेवी मांगी जा रही थी। उनको गिरफ्तार कर आज हम लोग जेल भेजे। राजधानी रांची के जयपाल सिंह एस्ट्रो टफ हॉकी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को एफआईएच के अध्यक्ष ने संबोधित किया। एफआईएच के अध्यक्ष ने कहा कि सर्वप्रथम झारखंड हॉकी और हॉकी इंडिया के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची में आयोजित महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक मैचों के लिए तैयारी अभी से चल रही है, साथ ही खिलाड़ियों के फिटनेस, सेफ्टी और वेलफेयर का खास ध्यान रखा जा रहा है। पेरिस के बाद जो ओलंपिक लॉस एंजलिस में होना है वहां पेरिस की तुलना में गर्मी अधिक होगी। ऐसे में ड्राई टफ तापमान और मौसम के साथ साथ बिना तालमेल बनाए खेलना आसान नहीं है, इसीलिए खिलाड़ियों को सामंजस्य स्थापित करने के हर तरह की तैयारी कराई जा रही है और अब तक का ड्राई टफ का अनुभव अच्छा रहा है। यहाँ का जो रांची का और झारखंड का रिएक्शन था फैंस का, तो उस हिसाब से और दूसरी चीज़ों को देखते हुए ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ज़रूर कंसिडर करेगी कि वो हॉकी जो है अच्छे इवेंट्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल के जो खिलाड़ी हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को डिफरेंट स्टेट्स में लाया जाए। तो इसको एक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो वो एक सवाल करना कि अभी इसके फ़ौरन बाद क्या होगा, तो वो ज़रा थोड़ा सा जल्दी है, तो ज़रूर इसके ऊपर कंसिडर किया। किशनगंज शहर के टाउन हॉल के समीप आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जमकर विरोध और नारेबाजी की गई, जिसके बाद वे लोग जुलेश लेकर निकले और जिला अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा और आंगनबाड़ी सेविका ने कहा कि हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा और सभी मांगों को पूरा नहीं करती है तो धरना जारी रहेगा। सरकार को हम लोग की बात किसी भी सूरत में माननी ही होगी। सभी कार्यों में 4 के जाग 8 घंटे की ड्यूटी भी ली जा रही है, लेकिन अभी तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही हैं। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम लोग मॉनसून सत्र में विधानसभा का घेराव करेंगे। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गुप्ता आंगनबाड़ी सेविकाओं का समर्थन करते हुए कहा कि बिहार सरकार की जो नीति है या पूरा अंधेरा है और कोई शासन प्रशासन के साथ ही विकास का भी कोई बात नहीं लगता है। श्री गोप ने कहा कि जहां तक आंगनबाड़ी सेविका का कहना है वह सरकार की हर योजना को धरातल तक पहुंचती है, लेकिन उचित राशि नहीं मिल पाती है, जिससे लोगों को भरण पोषण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दे रहे हैं 3 और 4 2 दिवसीय हमारा धरना है। लगातार फरवरी से ही हम सरकार से अपनी मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं, मगर सरकार सिर्फ हमें आश्वासन ही आश्वासन दे रही है। इस बार हम लोग एकदम पूरे हिम्मत से एकजुटता के साथ मैदान में आए हैं कि सरकार हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। सरकार जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है, सेविकाओं को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 रुपए प्रति माह देना सुनिश्चित करे एवं
सेविकाओं को ग्रेड सी, सहायिकाओं को ग्रेड डी में समायोजित किया जाए। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।